हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का बच्चों ये आखिरी लेक्चर होगा। अच्छा, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये एनसीईआरटी के हिसाब से आखिरी लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या किया हो कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण दोनों को मर्ज करके इसी चैप्टर में डाल दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में। ठीक है, लेकिन जो अदर्स बुक है उसमें जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। तो हमने सोचा भाई ठीक है, हेडिंग यही रहेगा और उसके बाद से विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी उसमें पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक अलग से चैप्टर का नाम देकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसी में आप पढ़ा दिए, तो इसलिए दोनों का चल जाएगा भाई, इनका भी चल जाएगा, एनसीईआरटी वाले भी कहेंगे भाई, क्योंकि दोनों चीज़ वही है। एनसीईआरटी में भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण वहाँ से अलग कर दिया और सभी बुक में तो अलग चैप्टर ही दे दिया है। ठीक है, तो अगर बात की जाए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में तो ये यहीं तक था। अब कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो सर आज हम लोग क्या पढ़ना है? देखिए, आज बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ने हैं जिनके बस नियम पढ़ने हैं। मेनली आज हमें नियम ही पढ़ने हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक दो नियम हम लोग पढ़ेंगे जो हमें चुंबकीय बल रेखाएं, या हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में हमारी सहायता करेंगे। एक नियम हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि चुंबकीय किसी धारावाही चालक को कैसे बल लगता है वो जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसकी दिशा के लिए जो फ्लेमिंग का नियम है हम लोग उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम लोग विद्युत मोटर को पढ़ेंगे और फिर हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। कल से हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रारंभ करेंगे। ठीक है सर। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सर सबसे पहले तो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए देखिए दो नियम है, विद्युत क्षेत्र की दिशा या बल रेखाओं की दिशा, या चुंबकीय, माफ कीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने से संबंधित नियम। ठीक है, तो इसमें देखिए दो नियम प्रचलित हैं। पहला जो है आपका वो है मैक्सवेल का नियम है, मैक्सवेल के पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। पहला कौन सा है सर? मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। ठीक है, और दूसरा जो नियम है आपका वो है, पहले इसको देख लीजिए, और इस नियम को बताने के लिए मुझे आप लोगों को लेके आना पड़ेगा, एक सेकंड टाइम लूंगा। दाएं हाथ के हथेली के अंगूठे का नियम तो वो तो हाथ से ही बता दूंगा, लेकिन मैं एक सेकंड टाइम लेना, मैं पेचकस लेके आया, क्योंकि पेचकस से ही मैं समझा पाऊंगा आप लोगों को। चलिए भाई, तो देखिए आपकी बुद्धि को कसने के लिए मैं लेके आ गया पेचकस। पहले हम लोग इस नियम को समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पेचकस। क्या कहता है सर मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम? मैक्सवेल कहता है कि सबसे पहले पेचकस को अपने दाएं हाथ में पकड़ लीजिए, और ये मान लीजिए क्या है, ये नट है। ये क्या है सर? नट है। और ये क्या है सर? पेचकस है। ये क्या है? नट है। और ये क्या है? पेचकस है। अब अगर हम लोग किसी नट को कस रहे हैं या किसी पेंच को कस रहे हैं, ठीक है, किसी पेंच को कस रहे हैं, तो अगर हम अपने दाएं हाथ में पेचकस को पकड़कर किसी पेंच को इस प्रकार, आप पेंच को कसते समय पेंच इस प्रकार आगे की ओर बढ़ रहा है जैसे धारा बह रही है। जैसे समझिए कि ये मान लीजिए ये चालक है, इसमें धारा आई बह रही है, ठीक है, इस दिशा में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नट को लेकर हम ये जो पेच है इसको हम लोग इस पेचकस से कस रहे हैं ना, इसको ध्यान से देखिए, इसको हम लोग कस रहे हैं और किधर जा रहा है, ये धारा की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तब देखिए ये जो हम लोग पेचकस घुमा रहे हैं, ये जो पेचकस हम लोग घुमा ऐसे रहे ना, तो जिस दिशा में पेचकस घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जिस दिशा में पेचकस घूमेगा वो चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि यदि हम पेचकस को इस प्रकार, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर पेच को इस प्रकार घसे कि पेच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है वो वैद्युत धारा की दिशा हो,
किसमें वैद्युत धारा, जो चालक में बह रही है। तो जिधर पेचकस घूमेगा, जिधर हमारा हाथ पेचकस को घुमाने के लिए घूमेगा, वो क्या होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी। चलिए तो लिख लीजिएगा, इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, इस नियम के अनुसार यदि पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, ठीक है, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक, पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, कि पेच की नोक चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े तो पेच को घुमाने की दिशा, पेच को घुमाने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, तो पेच को घुमाने की दिशा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि इस नियम के अनुसार पेचकस को, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं, इस नियम के अनुसार यदि पेच कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, इस नियम के अनुसार यदि पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि जो पेच की नोक है वो चालक में बहने वाली धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच के कसते समय जो दिशा में पेचकस घूमेगा, पेचकस की घूमने वाली दिशा को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहेंगे। ठीक है, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। ठीक है, ये हमारा पहला नियम था। अब दूसरा नियम नोट कर लीजिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कौन सा है सर, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे, माफ कीजिएगा, अंगूठे का नियम। अब ये नियम क्या कहता है सर, ये नियम कहता है कि यदि, ये सपोज कर लीजिए कि ये क्या है, ये धारावाही चालक है और ये कैप की ओर इसमें धारा बह रही है। यदि किसी धारावाही चालक में या यदि किसी धारावाही तार को हम इस प्रकार पकड़े, कि हमारे हाथ का अंगूठा, यदि किसी धारावाही तार को हम अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में, देखिए कैप की दिशा में धारा बह रही थी तो अंगूठा की तरह कैप की दिशा में है, तो यदि हमारा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो अन्य सभी अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूं, यदि हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि हमारी चारों अंगुलियां चालक तार पर, हमारी सभी अंगुलियां चालक तार पर तथा अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तो इस स्थिति में हमारी अंगुलियां चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। हमारी अंगुलियां चुंबकीय
क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये आपका नियम था। मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये था आपके दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, क्योंकि आज आपको पीडीएफ भेजना ही है मुझे, क्योंकि वो भेजना पड़ेगा ना, क्या कहते हैं वो, विद्युत मोटर का पीडीएफ, क्योंकि यहाँ विद्युत मोटर समझाऊंगा और पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया सर हम लोग के अंगूठे का नियम। चलिए अब देखिए एक बात समझिए, इसको बहुत ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं समझना है, मेनली आपको यहाँ पर फ्लेमिंग का नियम याद होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब क्या है कि यदि, देखिए समझिएगा एक बात को, यदि हम क्या करें जानते हैं, यदि जैसे हम चुंबक के बीच कोई धारा, जैसे चुंबक के बीच अगर हम लोहा ला रहे थे, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो चीज़ें अपनी लाइफ में देखी हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं सर, चुंबक रखा हुआ उसके पास लोहा लाते हैं तो वो खींच लेता है। जैसे मान लीजिए चुंबक था, ये लोहा था, तो हम इसके पास लाते हैं तो ये खींच लेता है, दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक, वो क्यों होता है? क्योंकि सर चुंबक उस लोहे के ऊपर एक बल लगाता है जिसे हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो यदि देखा गया बच्चों कि यदि कोई धारावाही चालक है और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इस धारावाही चालक पर भी एक बल कार्य करता है। यदि ये जो चुंबक है और ये धारावाही चालक है, यदि ये इसके पास है, तो इस धारावाही चालक पर भी एक बल कार्य करेगा अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। इतना ही जानना है बस, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जानना है, क्लास 12th का टॉपिक है, बस इतना ही जानना है कि किसी धारावाही चालक पर भी कोई अगर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर भी बल कार्य करता है। इतना बचा लीजिए कि कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर भी बल कार्य करता है। ठीक है, चलिए ठीक है सर, कितना करता है तो ये जान लीजिए, लेकिन आप काम करेंगे F=IBL sin थीटा, लेकिन ये आपकी यूज करेंगे क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि धारावाही चालक पर, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक है तो उसके ऊपर एक बल काम करेगा। ठीक है, अब ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया, इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं थी। अब बल की दिशा हमें जानने के लिए एक नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। वो हम लोग को सर जानने की आवश्यकता है, तो जी बिल्कुल वो आपको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि वो आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, वो आपके पेपर में पूछता है। इतना पता चल गया कि बल काम करता है, बल किस दिशा में काम करता है यही हमें जानना है। बल का मान कितना होता है ये हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, क्या फॉर्मूला होता है नहीं जानने की आवश्यकता है, सब 12th में हम पढ़ेंगे। अभी हमें क्या जानना है कि बल जो कार्य करता है उसकी दिशा कैसी होगी। जैसे सर, जैसे मान लीजिए देखिए हम ऊपर ऐसे बल लगा रहे हैं, तो हमको पता है ना कि बल की दिशा कैसी होगी, ऊपर की ओर होगी। ये मान लीजिए हम नीचे ऐसे कर रहे हैं, ये आ रहा था, हम इसको ऐसे मान लीजिए ऐसे गिर रहा था, हम इसको ऊपर मार दिए तो ये ऊपर चला गया, तो हम ऊपर की ओर बल लगाए। अब जैसे मान लीजिए गिर रहा था और हम मार दिए और तेजी से नीचे आएगा, हम नीचे की ओर बल लगा दिए। ये ऐसे था, हम ऐसे मार देंगे, इधर की ओर हम बल लगाए, तो हमारे बल की दिशा है ना, तो उसी प्रकार चुंबकीय बल की भी तो दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है, कुछ लोग उसे लॉरेंज बल कहते हैं, वो बल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जो बल लग रहा है उस बल की दिशा भी तो कुछ होगी, तो बिल्कुल उसकी दिशा होती है, और उसकी दिशा कौन बताता है? फ्लेमिंग का नियम बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखने वाले हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छा, ये सब नियम याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि आप बस अपना हाथ खोल लेना, ये नियम लिख लोगे, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है सर, हाथ खोल के कैसे लिख लेंगे? देखिए जैसे हम लिख ले रहे हैं, ये हमारा कौन सा हाथ है सर? ये सर दायां, ये बायां। तो फ्लेमिंग क्या बोला है? बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम क्या करते हैं कि अंगूठा और उससे सटी दो उंगलियां जो है, ये हमारा अंगूठा हो गया, और इससे सटी जो दो उंगलियां है ना, इनको हम इस प्रकार फैला लेते हैं कि तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, एक दूसरे के लंबवत हो। सर देखिए, इसको अगर हम ऐसे कर दें और इसको अगर हम ऐसे कर दें, तो ये देखिए तीनों एक दूसरे के लंबवत है। एक इधर की ओर है, इसके साथ ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसके साथ ये भी 90 डिग्री बना रहा है, तो तीनों क्या है? एक दूसरे के लंबवत है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने अंगूठे तथा अंगूठे से सटी दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैला ले कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो, तीनों उंगलियां क्या हो सर? तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस स्थिति में क्या होता है सर? इस स्थिति में अब हमने क्या किया है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की अंगूठे तथा उससे लगी दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैला ले कि तीनों उंगलियां एक दूसरे से लंबवत हो। अब यदि अंतिम उंगली विद्युत धारा की दिशा में
अब यदि अंतिम उंगली विद्युत धारा की दिशा में तथा अगर ये वाली उंगली विद्युत धारा की दिशा में है और तथा उससे ऊपर वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा या धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। समझिए कि यदि हम इसको ऐसे फैला लिए तो अब हम अपना ये हमारा हाथ जो अगर वैद्युत धारा की दिशा में है कि चालक में जिस दिशा में वैद्युत धारा बह रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है तो ये जो अंगूठा होगा ना, ये जो धारावाही चालक है उस पर जो बल लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये अंगूठा मतलब ऊपर की ओर लग रहा है। अब मान लीजिए इधर की धारा बहती, इधर धारा बहती, इधर चुंबकीय क्षेत्र होता तो बल किधर की ओर लगता, नीचे की ओर लगता। बल किधर की ओर लगता, देखिए कुछ ऐसे हो जाता है, नीचे की ओर। बल किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर। तो बस इसी को देखिए याद कर लेना है कि यदि मैं बोल देता हूं, लिखना चाहते हैं डिफिनेशन में तो लिख लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उससे पास वाली दोनों उंगलियों को, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके दोनों पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के, इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। कैसे हो, लंबवत हो, कि तीनों उंगलियां एक दूसरे को लंबवत हो, तब क्या होगा सर, तब इस स्थिति में आपको क्या करनी है, तब इस स्थिति में यदि प्रथम उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच की उंगली प्रवाहित धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। प्रथम उंगली बोल रहे हैं हम पहले अंतिम उंगली बोल रहे थे, प्रथम उंगली बोल रहे हैं, मतलब ये उंगली अंगूठे सटर, यदि प्रथम उंगली किधर हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और दूसरी उंगली किधर हो, वैद्युत धारा की दिशा में, या बीच की उंगली किधर हो, वैद्युत धारा की दिशा में हो, ऐसे ही बोल दीजिए, ज्यादा उचित है। प्रथम उंगली की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, दूसरी बीच की उंगली वैद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बस ऐसे फैलाना है, सोच लेना है इसको किसको व्यक्त करेगा, धारा को, चुंबकीय क्षेत्र और बल पर लगने वाली दिशा को। बस खत्म, फ्लेमिंग का नियम यहीं पर समाप्त हो जाता है। चलिए सर, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक है आप लोगों का विद्युत मोटर। अब इसमें देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है, विद्युत मोटर, इसको मैं समझा देता हूं। और मुझे लग रहा है कि जनरेटर हमने पीछे पढ़ा है, पता नहीं याद आ रहा है। आपको पढ़ाया तो था, आपको पढ़ाया था कि क्लास 12 वाला पढ़ा था, यही क्लियर नहीं हो रहा है। विद्युत मोटर क्लास 12 को भी पढ़ाया था, ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। चलिए, इसमें आप लोगों को संरचना, कार्यविधि, ठीक है, और संरचना, कार्यविधि, उपयोग, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी है। मैं बस यहाँ पे क्या करूँगा, आप लोगों को विद्युत मोटर को समझा दूंगा और इसमें जो चीज़ें लिखनी है वो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये विद्युत मोटर कौन सा है सर? अरे भैया, ऊपर जो पंखा चल रहा है विद्युत मोटर से चल रहा है। अगर आप लोग जन्माष्टमी कुछ लोग अगर मनाते होंगे या उन्होंने देखा होगा, छोड़ो नहीं मनाते, हम जो चक्र चलाते हैं वो कैसे चलाते हैं, एक मोटर होता है उससे वो चक्र चलता रहता है, विद्युत मोटर की सहायता चलाते हैं। जो चक्कियाँ चलती हैं विद्युत मोटर की सहायता से चलती हैं, जो आटा चक्की हो गई और भी कूलर, सब तो उसी की सहायता से चल रहे हैं ना, मोटर ही चल रहा है तभी तो पंखे चलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया। आप आगे बताइए। तो इसमें क्या होता है, अगर आपने कभी खोला होगा ना, मोटर को कभी खोले होंगे, मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो दिखा देता। तो उसकी दीवारों पर क्या होते हैं, वो लगे होते हैं मैग्नेट, चुंबक। उसकी दीवारों पर, छोटे वाले बात कर रहा हूँ, बड़े वाले खोलेंगे तो उसमें तो साफ साफ दिखाई देगा, चुंबक लगा हुआ होता है। ठीक है, उस पर क्या लगा होता है, चुंबक लगा हुआ होता है। सर जब उसकी दीवारों पर चुंबक लगा होता है वो क्यों होता है, तो देखिए इस प्रकार से कुछ संरचना होती है विद्युत मोटर की। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका एक साउथ पोल हो गया, विशाल चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसके बीच में एक ऐसा ये पार्टिकल्स होता है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। अब हमारा ड्राइंग उतना बढ़िया है नहीं, आप लोग अपनी अपनी ड्राइंग खुद बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, इसको कहते हैं क्या सर, ये देखिए ये चुंबक है, विशाल, ये चुंबक है जो विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो डायरेक्ट मैं चुंबक ही लिख देता हूं।
आप लोग इस प्रकार लिखेंगे कि आर्मेचर को विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच रखा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, ये जो आयताकार आपको दिखाई दे रहा है इसे आर्मेचर कहते हैं। ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप संरचना लिखेंगे तो उसमें काम आएगा, याद रहेगा। ये जो आयताकार कुंडली है इसको क्या कहते हैं सर, आर्मेचर कहते हैं। जो आयताकार कुंडली है उसे सर क्या कहते हैं, उसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं, जो विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच लगा हुआ होता है, जो विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच लगा हुआ होता है। अब देखिए क्या होता है आगे, बस आगे की कंडीशन देखिए क्या होता है ना, ये थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया, नहीं तो फिर बन नहीं पाएगा ना। यहाँ से एक लगा दीजिए आप ऐसे मोटर वाला अपना घूमने वाला भैया, और यहाँ से 2 ब्रूस लगा दीजिए, ब्रूस की सहायता से इसको धारा दे दीजिए, कहानी हो गया ख़त्म। ये अपना नाचता रहेगा ऐसे डिकचिक 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 डिकचिक, जैसा ही बन गया। ठीक है, मैंने सुंदर ही अपने से बनाने का प्रयास किया, अब नहीं बना तो क्या करें, धारा वारा लगा दीजिए, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए और बस कीजिए। इसको ब्रूस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सर, सही लिखा है ना, इसको ब्रूस कहते हैं। ये जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ये इस प्रकार सा होता है, ये इसकी सहायता जुड़ा रहता है कि ये नहीं नचता है, ये पूरा इसको ऐसे कवर किया रहता है। ठीक है, ये ब्रूस नचता नहीं है। ठीक है, ये ब्रूस नहीं नचता है, मैं आपको पूरा कार्यविधि दिखा रहा हूँ। पहले तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दिया, संरचना। ठीक है, ये यहाँ से ब्रूस है और इसके ऊपर एक ऐसे संरचना लगी होती है जो इसके संपर्क में तो होता है लेकिन घूमता नहीं। इसको क्या कहते हैं, विभक्त वलय। हाँ, विभक्त वलय, विभक्त वलय कहते हैं। ठीक है, बस यही है उसकी संरचना। अब देखिए होता कैसे है, तो यहाँ पे इसकी सहायता से हम लोग इसको धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसमें धारा जाती है, क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इस पर बल लगता है, तो ये डिकचिक 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 घूमने लगता है, कहानी खत्म। बस इतना ही था सर, बिल्कुल इतना ही था। यही आप बुक में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो फिर बताएगा कि यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से आता है, फिर ब्रूस से वापस यहाँ से निकल के आ जाता है। जब यहाँ से हम धारा को देते हैं तो ये ब्रूस की सहायता से होते हुए कुंडली में प्रवेश करता है तथा आर्मेचर में होते हुए यहाँ पे ABCD लिख लीजिएगा, ABCD से होते हुए फिर से ब्रूस डी की सहायता से वापस आ जाता है, जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में आर्मेचर अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। उस बल के कारण ये एक बल नहीं चुंबकीय बल का अनुभव करता है, जिसके कारण यह अपने अक्ष के अनुदिश घूमने लगता है और यही प्रक्रिया चलती रहती है और मोटर का हम यहाँ से उपयोग कर पाते हैं। ऐसे घूमेगा डिकचिक 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 डिकचिक। चलिए ठीक है, तो यही था बस, और इसका आपको PDF मिल जाएगा विद्युत मोटर का। हाँ, दूसरी बात, मैं तो मेन बात बताया नहीं, बस डिकची डिकची आप लोग को आज बस कहेंगे सर आज की क्लास में तो बस आपने मजाक ही किया। नहीं, मजाक नहीं किया, सीरियस बात बता रहा हूँ, ऐसे ही घूमता है। देखिए ये विद्युत मोटर सवाल के साथ 5 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसमें से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नेत्र है, क्योंकि नेत्र ही अक्सर देखा गया है कि जो लॉन्ग वाले आपके न्यूमेरिकल आते हैं अथवा करके जो ऑप्शन में दिया रहता है नेत्र रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नेत्र तो होता ही है और किसी और जैसे 4 नंबर वाले 2 होते हैं, तो सॉरी 6 नंबर वाले 6 नंबर में आते हैं कि इस बार कितने में आए थे भूल गया मैं, 6 या 6 बड़े ही नंबर में आते हैं। तो जो 6 नंबर वाले हैं उसमें एक नेत्र तो मतलब होता ही होता है, लगभग 90% हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये डाल देगा, विद्युत मोटर डाल देगा। ठीक है, आपको विद्युत मोटर डाल देगा कि भैया ये तो ये न्यूमेरिकल करो या तो विद्युत मोटर करो। तो मैं जितने मजाक तरीके से आपको बोल रहा था उतना मजाक समझना मत। हाँ, लेकिन मजाक है, लिखने में बहुत कोई आपको परेशान नहीं होना है। विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर क्या है, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग हम पंखा टीवी कहाँ बोल दिया, टीवी, मिल मशीनें, चक्की इत्यादि को चलाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले बता दे रहा हूं, पहले देखिए इसको लिखना कैसे। चलो सीरियस थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि 5 नंबर का आ रहा है, तो सर थोड़ा सा सीरियस से बता दीजिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ऐसे तो मैं नोट दूंगा। देखिए सबसे पहले विद्युत मोटर लिखेंगे, लिखने के बाद में ये एक ऐसी युक्ति है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से हम लोग विद्युत धारा दे रहे हैं तो ये डिकचिक डिकचिक घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो ये एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। बस खत्म, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। फिर दूसरा टॉपिक हमारा जो आएगा संरचना, और दूसरा लाइन हमारा क्या आएगा, दूसरा हेडिंग जो पड़ेगा वो संरचना। पहला विद्युत मोटर के बारे में उतना सा थोड़ा सा लिख दिए परिचय टाइप में, फिर उसके बाद से संरचना हेडिंग डालिएगा। संरचना में
सर इस अब लिखिएगा संरचना में, ये इसकी निम्न संरचना, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है, वहां तक लिख के छोड़ के पहला हेडिंग जो होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें दो बड़े स्थायी चुंबक, अच्छा सॉरी माफ कीजिएगा मैंने लिखा नहीं यहाँ पे ना, ये स्थायी चुंबक होते हैं, ठीक है। एक स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक, ये जो चुंबक होता है ये स्थायी चुंबक होता है, तो आप लोग पता ही है लेकिन लिख लेंगे। और ये शक्तिशाली विशाल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो कैसा होता है, शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। तो इसमें एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके दो ध्रुव, जिसके ध्रुव नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल है, ठीक है। आप यहाँ पर हेडिंग भी आप लिख सकते हैं कि आप जैसा कि चित्र में दिखाया गया है उसके दो ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो वहाँ पे आप चित्र बनाना नेसेसरी है, बनाना ही बनाना है, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, क्या, चुंबकीय क्षेत्र। दूसरा पॉइंट हमारा आर्मेचर। आर्मेचर ये एक आयताकार कुंडली होती है, ये आयताकार कॉपर की बनी हुई एक कुंडली होती है। देख लीजिए किससे बनी हुई है, जहाँ तक मुझे याद है कॉपर से ही बनती है। ये एक आयताकार कॉपर की बनी हुई कुंडली होती है जो विशाल चुंबक के जो शक्तिशाली स्थायी चुंबक के विशाल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में स्थित होती है, ठीक है। बस खत्म कहानी, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको लिख देना है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या होता है सर, तो ये आर्मेचर, अच्छा आर्मेचर की जो पतली वाली रॉड निकली हुई है ना, तो विभक्त वलय को हम लोग कुछ इस प्रकार बोलेंगे कि जो विभक्त वलय होता है ये दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होता है, आर्मेचर के सिरों पर लगा होता है, ठीक है। चित्रानुसार अलग, यहाँ पे लिख देंगे चित्रानुसार अलग अलग लगा होता है, ठीक है। आर्मेचर पर लगा होता है, कैसे लगा होता है, कैसे बताएंगे, तो लिख देंगे क्या, चित्रानुसार। ब्रूस, अब ब्रूस क्या होता है सर, तो ये क्या होता है, ये भी जुड़ा होता है किसकी सहायता से, ये विभक्त वलय, और ये क्या होता है कि विभक्त वलय और आर्मेचर की सहायता से, ठीक है। ये कार्बन धातु का बना हुआ होता है जिन्हें विभक्त वलय पर स्पर्श कराते हैं,